नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। दिन 3 नवंबर 2024, समय सुबह के लगभग 4 बजे और स्थान श्रीनगर के लाल चौक से 4 किलोमीटर दूर स्थित खानियार। तापमान 60 डिग्री के आसपास था और सूरज निकलने में अभी कोई 3 घंटे का समय बाकी था। खानियार की गलियां पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक इस इलाके की तरफ आने वाली हर गली में सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस के हथियारबंद कमांडोज प्रकट होने लगते हैं। अपनी असॉल्ट राइफल्स को रेडी टू फायर मोड में ताने आगे की तरफ बढ़ रहे इन कमांडोज के निर्देश बिल्कुल साफ थे। इन्हें जितना जल्दी हो सके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करना था और फिर दबे पांव बिल्कुल आम से दिखने वाले घर के ऊपर फुल फोर्स के साथ धावा बोलना था। RNDW से मिले इंटेलिजेंस के अनुसार इस घर के अंदर श्रीनगर का मोस्ट वांटेड उस्मान लश्करी उर्फ छोटा वाहिद छिपा हुआ था। श्रीनगर में एक्टिव एलईडी का कमांडर उस्मान पिछले लगभग 8 वर्षों से सिक्योरिटी एजेंसीज की मोस्ट वांटेड लिस्ट में विराजमान था, लेकिन उनके हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। साल 2002-2003 में अपने आतंकी करियर की शुरुआत करने वाला उस्मान कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे से भली भांति परिचित था और यहाँ के स्थानीय लोग भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के चलते 2010 के आसपास वो ISI और LET हाईकमान की नजरों में आ जाता है, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान बुला लिया जाता है। POK के आतंकी कैंप्स में SSG और ISI से ट्रेनिंग लेने के बाद उस्मान LOC क्रॉस करके 2016-17 में वापस कश्मीर आ जाता है। सीमा पार से कमांडर बन के वापस लौटा उस्मान अब पहले से कहीं ज्यादा जहरीला और कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। घाटी वापस आते ही उस्मान अपने शैतानी दिमाग को काम पर लगा देता है। उसका शैतानी दिमाग जो उसके जैसे दूसरे आतंकियों से थोड़ा अलग था। LET के बाकी कमांडर्स की तरह उस्मान भारतीय फौज को नहीं बल्कि सरकार के लिए काम करने वाले स्थानीय कश्मीरियों को टारगेट करने लगता है। वो जे.एंड.के और भारत सरकार के कर्मचारियों को निशाना बना स्थानीय लोगों में इतना खौफ भर देना चाहता था कि उनकी आने वाली नस्लें भी सरकारी नौकरी करने से डरें। इसी के चलते वो सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और यहाँ तक कि राशन की दुकानों को भी टारगेट करने लगता है। उस्मान के काम करने का तरीका यानी कि उसका एमओ बहुत ज्यादा सिंपल था। स्थानीय लोगों के बीच शामिल हो अपनी टारगेट लोकेशन तक पहुंचना, अपने टारगेट के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग ओपन करना और फिर 2-4 ग्रेनेड्स फेंकने के बाद वापस उन स्थानीय लोगों के बीच जाकर छिप जाना। श्रीनगर के स्थानीय लोगों में उस्मान के लिए पाया जाने वाला खौफ और प्यार उसके और सुरक्षा एजेंसीज के बीच में ढाल बन के खड़े हुए थे और ये ढाल ऐसे ही खड़ी रहती यदि पिछले साल उसने अपनी औकात से बाहर निकलने का प्रयास न किया होता। 29 अक्टूबर 2023 को संडे का दिन था और श्रीनगर के ईदगाह ग्राउंड में हर इतवार की तरह आज भी पूरे जोर शोर के साथ क्रिकेट खेला जा रहा था। टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे इन लड़कों में आज की दोपहर जे.एंड.के पुलिस के एक इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी भी शामिल थे। इस समय 37 साल के रहे मसरूर वानी के पिताजी भी जे.एंड.के पुलिस में काम करते थे और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। 25 साल की आयु में जे.एंड.के पुलिस में भर्ती हुए मसरूर वानी की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी और कुछ ही महीनों बाद वो अपने पहले बच्चे के पिता बनने वाले थे। काफी दिनों बाद क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर मसरूर का आज कोई खास प्लान नहीं था। ये मैच खत्म होने के बाद वो घर वापस जाकर अपने पत्नी के हाथों का गर्मा गर्म खाना खाते और फिर बेडरूम में टीवी देखते हुए थोड़ी देर के लिए झपकी मार लेते। लेकिन नियति को तो आज कुछ और ही मंजूर था। पूरी तरह क्रिकेट मैच में खोए इंस्पेक्टर मसरूर फील्डिंग कर रहे थे कि तभी अपने चेहरे पर नकाब लगाए एक आदमी इस ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते इंस्पेक्टर मसरूर के काफी पास आ जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता अपनी फिरान के नीचे से AK-47 निकाल वो इंस्पेक्टर मसरूर के ऊपर फायरिंग ओपन कर देता है। फायरिंग होते ही ग्राउंड में मौजूद ज्यादातर भीड़ तो भाग खड़ी होती है, लेकिन कुछ लड़के हिम्मत दिखाते हुए उस आतंकी के पीछे दौड़ने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए आतंकी हवा में फायरिंग करने लगता है। लड़के तितर बितर हो जाते हैं और देखते ही देखते आतंकी सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। उधर गोलियां लगने के बाद नीचे गिर चुके इंस्पेक्टर मसरूर को तुरंत शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया जाता है। उन्हें कुल 3 गोलियां लगी थीं।
जिनमें से एक उनकी गर्दन, दूसरी आंख तो तीसरी उनके पेट में लॉज हो गई थी। श्रीनगर के अस्पताल में की गई शुरुआती सर्जरी के 4 दिन बाद यानी कि 1 नवंबर 2023 के दिन इंस्पेक्टर मसरूर को हेलीकॉप्टर से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां देश के कुछ सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स की एक टीम दिन रात उन्हें ठीक करने का प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। लगभग 1 महीने तक मृत्यु से लड़ने के बाद 7 दिसंबर के दिन इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी वीरगति का दामन थाम लेते हैं। इंस्पेक्टर मसरूर के ऊपर हुआ यह हमला कश्मीर में एक्टिव सुरक्षा एजेंसीज के ऊपर होने वाला 2023 का सबसे पहला डायरेक्ट हमला था। RNDAW और IB तुरंत हाई अलर्ट मोड में चली जाती हैं। J&K पुलिस और NIA की एक ज्वाइंट टीम इस केस की जांच करने में जुट जाती है और जल्दी उन्हें कई सारी लीड्स भी मिलने लगती हैं। अलग अलग सोर्सेज से मिल रहे इन लीड्स में एक नाम बार बार एजेंसीज के सामने आ रहा था, उस्मान लश्करी उर्फ छोटा वाहिद। RNDAW को अपने कैसेट से पता चलता है कि इंस्पेक्टर मसरूर को गोली मारने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि खुद LET का कमांडर उस्मान ही था। कश्मीर में एक्टिव सुरक्षा एजेंसीज के लिए उस्मान कोई नया नाम नहीं था। वो तो पिछले कई सालों से उनकी मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर बैठा हुआ था और कई बार उनकी पकड़ में आते आते भी रह गया था। भेड़ की खाल में छिपे एक भेड़िए को पकड़ना पहले से ही काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, और यदि खुद भेड़े ही भेड़िए को सुरक्षा प्रदान करने लगे तो फिर उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जानते हुए भी कि उस्मान को श्रीनगर के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन प्राप्त है और यहाँ की गली में खेल रहे एक छोटे से बच्चे से लेकर चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी उसका खबरी हो सकता है। RNDAW के एसेट्स अपनी जान दांव पर लगा उस्मान को ट्रैक करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इस दौरान RNDAW और NIA को हजारों इनपुट्स मिलते हैं। इनमें से ज्यादातर तो बेकार ही निकलते हैं, लेकिन कुछ से यह पता चलता है कि इंस्पेक्टर मसरूर को मारने के बाद उस्मान ने अभी तक LOC क्रॉस नहीं की है। वो अभी भी कश्मीर में ही है और श्रीनगर के किसी रिहायशी इलाके में छिपा हुआ है। अब उस्मान की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए RNDAW द्वारा ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही प्रकार की इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। श्रीनगर में एक्टिव RNDAW के एसेट से पता चलता है कि उस्मान एक ठिकाने पर 3-4 दिन से ज्यादा समय नहीं बिताता। वो लगातार एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में मूव करता रहता है और अपने छिपने के लिए ऐसे घर का चुनाव करता है जहां औरतों और बच्चों की कोई कमी ना हो। अपने एसेट से मिली जानकारी के आधार पर RNDAW एक मैप के ऊपर उन सभी लोकेशंस को मार्क कर देती है जहां उस्मान के छिपे होने की जरा सी भी संभावना थी। इसके बाद RNDAW के एनालिस्ट इन इलाकों की फोन कॉल्स को एनालाइज करने में लग जाते हैं और वॉकी टॉकीज पर होने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए NIA की एक अंडरकवर सर्वेलेंस वैन श्रीनगर की गलियों के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। इसके अलावा इन सभी लोकेशंस की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी एनालाइज किया जाता है। कोई ऐसी लोकेशन जहां जरूरत से ज्यादा बिजली प्रयोग की जा रही हो, या फिर कोई ऐसी लोकेशन जहां रात के समय बिजली का मीटर शांत रहने के बजाय फुल स्पीड में दौड़ रहा हो। ऐसी सभी लोकेशंस को तुरंत फ्लैग कर दिया जाता है। अलग अलग सोर्सेज से मिल रहे इस डेटा को एनालाइज करने के बाद RNDAW द्वारा श्रीनगर की कुछ लोकेशंस की एक लिस्ट बनाई जाती है। लोकेशंस जहां उस्मान के छिपे होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। टारगेट लोकेशंस की सूची में सबसे ऊपर खानियार का नाम था। श्रीनगर के लाल चौक से केवल 4 किलोमीटर दूर स्थित एक इलाका जो दस्तगीर साहिब और रोजाबल जैसी मस्जिदों के लिए पूरे कश्मीर में प्रसिद्ध है। क्या छिपने के लिए LET का एक मोस्ट वांटेड कमांडर ऐसे भीड़ भाड़ वाले और मशहूर इलाके को चुन सकता था? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए NIA और RNDAW द्वारा J&K पुलिस की सहायता भी ली जाती है। J&K पुलिस की CID के अंडरकवर ऑफिसर्स अलग अलग भेष धारण कर खानियार की गलियों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अपने पति को खोने के बाद इंस्पेक्टर मसरूर की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था और J&K पुलिस उसे उसके पहले जन्मदिन पर तोहफे में उस्मान का सर देना चाहती थी। खानियार में इकट्ठा किए गए ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर आखिरकार एक घर को मार्क कर ही लिया जाता है। कूड़े वाले के भेष में घूम रहे CID के अंडरकवर ऑफिसर्स को इस घर के बाहर से कुछ चीजें मिली थीं। चीजें जो इस बात की पुष्टि कर रही थी कि उस्मान इसी घर में छिपा हुआ है, लेकिन वो अकेला नहीं है। इस घर में उसके साथ LET के कुछ और आतंकी भी छिपे हुए हैं, लेकिन वो कितने हैं इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। ये इनपुट मिलते ही इस घर को 24/7 सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है। RNDAW और CID के बहरूपिये हर पल हर क्षण इस घर के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं और इंडियन एयरफोर्स के हेरॉन ड्रोन्स इस घर के ऊपर भूखी चील की तरह मंडराने लगते हैं।
2 नवंबर 2024 को देर शाम आखिरकार खानियार में उस घर की लोकेशन कंफर्म हो ही जाती है जहां उस्मान अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। यह कंफर्मेशन मिलते ही सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस इस घर के ऊपर रेड की प्लानिंग शुरू कर देते हैं जो पूरे 9 घंटे तक चलती है। अपने इस बदला मिशन के लिए जे.एंड.के पुलिस द्वारा स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी कमांडोज का चुनाव किया जाता है जिन्हें सीआरपीएफ के साथ मिल 3 ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना था। पहला ऑब्जेक्टिव था इस घर तक आने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह कट ऑफ करना। दूसरा, यहाँ रहने वाले सिविलियंस की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और तीसरा, घर के ऊपर रेड मार उस्मान को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना। सुबह के लगभग 3 बजे सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस के हथियारबंद कमांडोज खानियार के लिए निकल पड़ते हैं। उस्मान जिस ब्लॉक में छिपा हुआ था उस ब्लॉक में कुल 30 घर थे। इस पूरे ब्लॉक को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जैसे ही भारतीय कमांडोज उस घर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम आन खड़ी होती है। सुबह के 4 बजे खानियार के लोग तो गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन यहाँ के आवारा कुत्ते यानी कि स्ट्रे डॉग्स अभी भी जाग रहे थे। भारतीय कमांडोज जानते थे कि उनके ऊपर नजर पड़ते ही ये कुत्ते भौंकना शुरू कर देंगे। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पूरी तरह खत्म हो जाएगा और सिविलियंस को अपनी ढाल बना उस्मान लश्करी यहाँ से भागने का पूरा प्रयास करेगा। असल में RNDW और CID ने इस प्रॉब्लम को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। भारतीय एजेंट्स पिछले 1 हफ्ते से इन गलियों की खाक छान रहे थे और उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ आवारा कुत्तों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए आज सुबह इक्विपमेंट और हथियारों के अलावा भारतीय कमांडोज अपने साथ पार्ले जी के बिस्किट्स भी लेकर निकले थे। पार्ले जी, आओ बनाए कल के जीनियस। इन कुत्तों को अपने रास्ते से हटाने के लिए भारतीय कमांडोज गली में बिस्किट्स बिछा देते हैं और इन बिस्किट्स को खाते हुए ये कुत्ते बड़े ही आराम से उस घर की गली से बाहर आ जाते हैं। अपना रास्ता साफ होते ही भारतीय कमांडोज अपनी राइफल्स को आगे की तरफ तान उस घर को अप्रोच करने लगते हैं और जैसे ही 30 मीटर की दूरी पर पहुंचते हैं घर की पहली मंजिल की खिड़की से एक ग्रेनेड बाहर निकलता है और हवा में लहराता हुआ भारतीय कमांडोज से चंद मीटर की दूरी पर आकर गिर जाता है। ग्रेनेड के जमीन पर गिरते ही इधर एक जोर का धमाका होता है, उधर कमांडोज कवर लेने के लिए छलांग लगा देते हैं और इसके अगले ही क्षण खानियार में पसरा सन्नाटा ऑटोमेटिक फायरिंग के शोर से भर जाता है। उस्मान लश्करी और छोटा वाहिद को भारतीय कमांडोज का पता चल चुका था। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पूरी तरह नष्ट हो गया था और अब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। उस घर से हो रही फायरिंग से साफ पता चल रहा था कि कम से कम 3-4 आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। भारतीय कमांडोज को कंफ्यूज करने के लिए उस्मान और उसके साथी घर के अंदर लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल सिंपल लग रहा है ऑपरेशन अब एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ में तब्दील हो चुका था। अगले कई घंटों तक स्थिति में जरा सा भी बदलाव नहीं आता और काफी देर वेट करने के बाद भारतीय कमांडोज की एक टीम आखिरकार उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर ही देती है। आगे बढ़ रही इस टीम को पीछे से बिना रुके कवर फायर प्रदान की जा रही थी। देखते ही देखते टीम घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है और जैसे ही गेट को ब्रीच करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है घर के अंदर एक के बाद एक कुछ धमाके होते हैं और अगले ही क्षण घर की खिड़कियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ खड़ी होती हैं। खुद को बचाने के लिए उस्मान ने इस घर के अंदर हैंड ग्रेनेड से आग लगा दी थी। वो अच्छे से जानता था कि यदि ये आग आसपास के घरों में फैल गई तो भारतीय फोर्सेस का सारा ध्यान उसे पकड़ने की जगह सिविलियंस को बचाने पर होगा। सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस के कमांडोज को अब इस आग के फैलने से पहले उस्मान और उसके साथियों को न्यूट्रलाइज करना था। इसीलिए फटाफट इस घर के गेट को C4 से उड़ा भारतीय कमांडोज अंदर प्रवेश कर जाते हैं। खानियार के उस घर से चली पहली गोली के ठीक 6 घंटे बाद उस्मान और उसके 2 साथी अल्लाह मियां को प्यारे हो जाते हैं। श्रीनगर में आतंक का पर्याय बन चुका उस्मान लश्करी एक ईमानदार इंस्पेक्टर को कायरों की तरह मारने वाला ये देशद्रोही सीआरपीएफ नहीं बल्कि जे.एंड.के पुलिस की गोलियों से मारा गया था। सरकारी लोगों से नफरत करने वाले एलटी के इस कमांडर को आज मुट्ठी भर सरकारी गोलियों ने ही ऊपर भेज दिया था और इसी के साथ आज जे.एंड.के पुलिस का बदला भी पूरा हो चुका था। दिवाली के केवल 3 दिन बाद किए गए इस ऑपरेशन में जे.एंड.के पुलिस और सीआरपीएफ के 4 जवान भी घायल होते हैं जो अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। उस्मान के मरने की कंफर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर मसरूर के दोस्त रहे एक सब इंस्पेक्टर तुरंत उनके घर फोन कर उनकी पत्नी से कहते हैं, सलाम अलैकुम भाभी जान, वो हमने उस्मान को मार दिया है। अब्बा जान को बता देना कि मसरूर भाई का बदला आज पूरा हो गया है।